बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 27 जुलाई को होने वाले एक अहम केस की समाअत का हवाला आपके सामने रखूँगा। 45 मिनट से ज़ायद की ये समाअत थी। 3 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा था। बेंच की सरबराही जस्टिस उमर बंदियाल कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़हर आलम मियां खिल साहब मौजूद थे। ये वो केस है जिसमें प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को इस फैसले पर मिठाई खिलाई गई थी। पिछली जो हुकूमतें थी, हुक्मरान थे, वो तो अपने करप्शन केसेस में बच जाने पर मिठाइयाँ खाया करते थे, लेकिन मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सिर्फ एक केस के फैसले पर मिठाई खाई थी जिसकी तस्वीर सामने आई थी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ इदारों की नालायकी और नाअहली की वजह से कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट जो चाहती थी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। पाकिस्तान को जो फ़ायदा होना चाहिए था वो फ़ायदा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब जितनी तेज़ी से इस मामले को आगे लेकर जाना चाहते थे वो उस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये मामला है लाहौर में रॉयल पाम क्लब का। ये वैसे 19 साल पहले का स्कैंडल है और ये वो स्कैंडल है जिसके पीछे रिटायर्ड फौजी जर्नैल हैं और इसमें रेफरेंस भी दायर हुआ था। उसमें फ़ौजी जर्नैल जो है रिटायर्ड, उनको मुल्ज़िम बनाया गया था। उस रेफरेंस की सूरत हाल भी चेक करेंगे। मैं भेजूँगा ये सवाल, जो नवाज़ी साहब हैं जो नैब के तर्जमान हैं उनसे पूछेंगे, ज़रा चेक करेंगे कि ये कहाँ तक ये रेफरेंस पहुँचा है, क्योंकि मैं इसको फॉलो नहीं कर सका। और मैं किसी वीडियो में आपको इसका बैकग्राउंड भी सारा बताऊँगा कि ये कितना बड़ा स्कैंडल था और किस तरह से जो है ये 17-18 साल किस तरह से जो है ये अरबों रुपए का खसारा हो रहा था कौमी ख़जाने को, और किस तरह से सारे मामला स्टे पर चल रहे थे। और उसके बाद फिर साकिब निसार साहब के दौर में शेख रशीद साहब एक दिन कोर्ट रूम में पेश हुए, अदालत में आए, उन्होंने साकिब निसार साहब को बताया। उसके बाद ये केस टेकअप किया गया। साकिब निसार साहब ने फैसला दिया था और साकिब निसार साहब के साथ बेंच में शामिल थे एजाजुल एहसन साहब और तीसरे जज जो हैं वो उमर बंदियाल साहब या फैसल रब साहब से, ये भी मैं चेक कर लूँगा। जब ये सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया था और उस वक्त ये था कि अब रॉयल पाम क्लब जो है उसको दोबारा लीज पर दिया जाएगा, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर हैं वो आएंगे और अब इससे अरबों रुपए जो हैं वो कौमी ख़जाने में आएंगे, रेलवे को फ़ायदा होगा, रेलवे का खसारा कम होगा। और यही वजह है कि वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद साहब ने इस फैसले को ना सिर्फ तारीखी करार दिया था बल्कि शेख रशीद साहब ने जाकर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब को मिठाई भी खिलाई थी। और वो जो तस्वीर है उसमें मरहूम नईमुल हक भी खड़े हैं, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब वो भी खड़े हैं। तो ये मिठाई भी खिलाई गई थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को शेख रशीद साहब की जानिब से। और बहुत ज़्यादा शेख रशीद साहब ने बल्कि यहाँ तक कहा था, जिसका आज हवाला भी दिया एजाजुल एहसन साहब ने, कि शेख रशीद साहब ने उसके बाद एक बार कोर्ट में आकर बताया था कि इन्वेस्टर जो हैं वो हमारे दरवाजे तोड़ रहे हैं कि हमें ये ठेके पर दे दें, हमें ये लीज़ पर दे दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की शफाफियत के लिए, मेरिट के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा इसमें कोई जो है वो दो नंबरी हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसल्टेंट हायर करके और रेलवे ने और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा था कि हम किस तरह से इसको लीज़ पर दे सकते हैं, जो प्रपोजल लीज़ पर देने के लिए तैयार किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भेजा था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को ये कहा गया था कि आप इसको चेक करके बताएं कि आया ये प्रपोजल ठीक है या गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये चाह रही थी कि 5 साल के लिए लीज़ पर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था कि 5 साल के लिए हम इसको लीज़ पर देते हैं तो कोई भी इन्वेस्टर 5 साल के लिए इतनी बड़ी सरमायाकारी नहीं करेगा। हम इसको 15 साल के लिए इसको लीज़ पर देंगे और 15 साल पे लीज़ पे देंगे तो इन्वेस्टर आकर बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा और इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा और इंटरनेशनल इन्वेस्टर आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये लाहौर में बहुत आम जगह पे ये ज़मीन है, ये जगह है और ये बहुत बड़ी रकम पर लीज़ पर दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला भेजा था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को कि आप चेक करके बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है, रेलवे की जो कंसल्टेंट साहब हैं उनकी बात दुरुस्त है कि हमें ये 15 साल के लिए लीज़ पे देना चाहिए या हमें 5 साल के लिए देना चाहिए। लेकिन आज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो हुकाम थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आकर बताया है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, ऐसा कोई शख्स नहीं है, ऐसा कोई फ़र्द नहीं है, ऐसा कोई माहिर नहीं है जो ये बता सके कि आया ये बात दुरुस्त है या गलत है, आया ये प्रपोजल ठीक है या गलत है। हम इसकी असेसमेंट नहीं कर सकते। इस पर जजेस बहुत हैरान हुए और एक बार तो अदालत में बैठे हुए बहुत से लोग चौंक गए कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास, पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये चेक कर सके कि इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रपोजल है वो आया ठीक है या गलत है। और इसके लिए जो हुकाम है उन्होंने हवाला दिया 2013 की एक पॉलिसी का, जो कि जाहिर है 2013 की उन्होंने डेट नहीं बताई, या उस वक्त नूली की हुकूमत होगी या उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी। लेकिन सवाल ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब
मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो वहीं पर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल ये है कि वो मुल्क के सबसे बड़े इदारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रहकर ये बता रहे हैं कि हमारे पास कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा फ़र्द नहीं है, कोई ऐसा माहिर नहीं है कि हम देख सकें कि आए ये प्रपोजल दुरुस्त है या गलत है। इस बार जो प्रोसीडिंग है सारी वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये बहुत हैरानकुन बात है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस बात को देखना होगा कि जिस इदारे के ज़रिए वो इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं उस इदारे की सलाहियत और अहलियत क्या है। आज जब ये समाअत शुरू हुई तो जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं जो पाकिस्तान सुहेल महमूद साहब वो पेश हुए और उनके साथ जो रेलवे के वकील थे वो पेश हुए। उसके बाद चीफ फाइनेंशियल CFO जो हैं जो क्लब के वो भी पेश हुए, साथ जो चेयरमैन हैं रेलवे के वो भी पेश हुए। आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो एजाजुल अहसन साहब ने कहा, पहले तो एक वकील साहब खड़े हुए, उनकी रिव्यू पिटीशन थी। एजाजुल अहसन साहब ने कहा कि अभी हम रिव्यू पिटीशन नहीं सुन रहे, अभी हम मेन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन का मामला देख रहे हैं, तो जब हम रिव्यू सुनेंगे तो हम आपको सुन लेंगे। उसके बाद एजाजुल अहसन साहब ने कहा, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो थे जो पेश हुए ऑफिसर पेश हुए, उनको एजाजुल अहसन साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आपकी हमने रिपोर्ट देखी है, आपने कहा है कि हमारे पास ये अहलियत और सलाहियत नहीं है, तो फिर आपके इदारे का काम क्या है? फिर ऐसे इदारे को तो घर भेज देना चाहिए। कमाल की बात है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ये कह रहा है कि हम कोई राय नहीं दे सकते। अगर आप कोई राय नहीं दे सकते तो फिर आप किस मर्ज की दवा हैं? एजाजुल अहसन साहब ने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया और आपने कहा है कि हम तो ये नहीं कर सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम ये मामला किसी प्राइवेट कंसल्टेंट को भेज दें और उसकी रिपोर्ट ले लें। तो इस पर एजाजुल अहसन साहब ने कहा ये काम तो हम भी कर सकते थे, लेकिन आपको ये भेजने का मकसद ये था कि आपके पास ये सलाहियत होगी, आपके पास माहिरीन होंगे, और ये बताएं कि अगर आपके पास माहिरीन ही नहीं है तो आपके इस इदारे का फिर मकसद क्या है? एजाजुल अहसन साहब ने कहा और उमर बंदियाल साहब ने कहा कि हमने आपको इसलिए ये भेजा था कि आप देखें कि आया ये प्रपोज़ल ठीक है या गलत है, और आप ये बताएं कि आप जब रोड शो करते हैं तो आप यही बताते हैं ना कि ये प्रोजेक्ट है, लोगों को कहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में जो है वो पैसे इन्वेस्ट करें, ये सहूलियात दी जाएंगी, ये प्रोजेक्ट का फ़ायदा है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के पास जो है कोई ऐसा माहिर नहीं है कि जो ये देख सके कि जब कोई प्रपोज़ल देता है तो आया ये प्रपोज़ल दुरुस्त है या गलत है। उन्होंने कहा कि बताया गया कि जी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का मकसद जो है वो जो इन्वेस्टर हैं उनको फैसिलिटेट करना है और उसकी प्रमोशन करना है। उमर बंदियाल साहब ने कहा कि आपके पास इन हाउस ये सहूलियत होनी चाहिए थी, तो आपके पास अगर ये सहूलियत नहीं है तो आप बताएं कि आप पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, आपका बजट कितना है? तो बताया गया कि 270 मिलियन जो है वो हमारा बजट है। तो एजाजुल अहसन साहब ने कहा कि किस काम के लिए आपका बजट, और ये भी कहा मज़हर आलम मीर खैल साहब ने कि आप अगर अपना मैंडेट पढ़ लें तो आपके मैंडेट में ये आता है कि आपने इसकी प्रोटेक्शन करनी है, और प्रोटेक्शन में ये आता है कि आप देखें कि आया प्रपोजल ठीक है या गलत है। उमर बंदियाल साहब ने कहा कि आप लीगली फिर चीज़ों को कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा वो हम वज़ारत कानून को भेजते हैं। उमर बंदियाल साहब ने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत से फैसले आए हैं और पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया इस मामले में, तो आप की सूरत हाल ये है जो कि हमारे सामने है। तो फिर एजाजुल अहसन साहब जो पहले कह चुके थे कि अगर आप खुद आपके पास कंसल्टेंट नहीं है तो क्या फिर आप क्या करते हैं कि आप ये प्राइवेट कंसल्टेंट को भेजते हैं, उससे रिपोर्ट लेकर और मुतल्लिका इदारे को भेज देते हैं, तो आप तो पोस्ट ऑफिस का काम कर रहे हैं। इस पर उमर बंदियाल साहब ने कहा फिर एजाजुल अहसन साहब की बात दुरुस्त है कि आप तो एक पोस्ट ऑफिस का जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद ये कहा उन्होंने उमर बंदियाल साहब ने कि आपको ये सारा मामला भेजने का मकसद ये था कि आप एक सरकारी इदारा हैं, आप गैर जानिबदारी से देखेंगे और इंटेग्रिटी के साथ देखेंगे, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मायूसी हुई, एजाजुल अहसन साहब ने कहा आपके जवाब सुनकर। और उन्होंने कहा कि कैसा ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का इदारा है जिसके पास फाइनेंशियल माहिरीन ही नहीं है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर बताएं कौन सा इदारा है जिसके पास माहिरीन होंगे जिसको हम ये मामला भेजें। एजाजुल अहसन साहब ने कहा कि वो ये बात पहले भी वो कह चुके थे कि हम ये मामला खुद भी भेज सकते थे, लेकिन हमने आपको इसलिए भेजा कि आप इसको देखेंगे गैर जानिबदारी के साथ। एजाजुल अहसन साहब ने कहा कि आप टूरिज़्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान टूरिज़्म को प्रमोट करना चाह रहा है, तो अब आप इन्वेस्टर लाना चाह रहे हैं, तो हमें तो ये था कि आपके इदारे के पास बड़ी अहलियत और सलाहियत होगी, और ये बात हमें 10 मिनट पहले तक इसका ख्याल था कि आपके पास बहुत अहलियत और सलाहियत होगी, लेकिन अब हमें बहुत मायूसी हुई है कि ना आपके पास आप कह रहे हैं सलाहियत है, ना अहलियत है कि आप ये खुद काम कर सकें, बल्कि आप किसी और को भेजेंगे। आपकी जो बात है वो तो ना इधर है ना उधर है। तो हम जनरल कमेंट ये कर रहे हैं कि हमें हैरत है कि हुकूमती इदारे जो हैं वो कैसे काम कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई माहिर ही नहीं है जो इस मामले को देख सके। तो फिर आप टीटीज़ कैसे बनाते होंगे, आप फिजिबिलिटी कैसे बनाते होंगे, आप फिजिबिलिटीज़ को टीटीज़ को देखते कैसे होंगे, ये एक सवाल है। और उसके बाद ये है
कि इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि 270 मिलियन तो आपका बजट है, जो बाकी आप काम कराते हैं वो तो आप उसी मिनिस्ट्री से लेते होंगे, तो जिस मिनिस्ट्री का वो काम होता होगा, तो आप फिर मिनिस्ट्री तो डायरेक्ट भी किसी को भेज सकते हैं, फिर आपको भेजने का क्या मकसद है। उसके बाद इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि सादा सी बात है, रेलवे का ये क्लब था और इसमें सहूलियात 5 स्टार सहूलियात थी, ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी थी, लीज पर इसको दिया गया था, और हमने फिर जब देखा कि इसमें जो है वो मिल मिला के ये सारा काम किया जा रहा है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है कौमी ख़जाने को, हमने उस लीज़ को कैंसिल किया, हमने ये मामला भेजा, हमने फिर उसके बाद एक कमेटी बनाई, उसके बाद हमने कहा कि ये दोबारा इसको एडवर्टाइज़ करें, और उसके लिए एडवर्टाइज़ करने के लिए एक फिजिबिलिटी बनाई गई कि इस तरह से इसका टेंडर किया जाएगा, ये शराइत होंगी, वो शराइत हमने आपको भेजी और आपने आकर और ये सारा कुछ जो है वो हमें बता दिया। तो हमें बहुत मायूसी हुई है आपकी ये बात सारी सुनकर। उसके बाद कहा उन्होंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के जो काम आए हुए थे, उन्होंने कहा 2013 की पॉलिसी के मुताबिक हमने स्क्रीनिंग नहीं करनी होती। फिर इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि बात यह है कि आप टूरिज़्म को प्रमोट करना चाह रहे हैं, पीटीडीसी के असासों का बेड़ा गर्क कर दिया गया है और आप चलें खुद नहीं बना सकते, लेकिन आपने बाहर से इन्वेस्टर लाने हैं जिनकी होटल मैनेजमेंट में जिनका एक्सपीरियंस हो, आप उनको दावत दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप आएँ, उसके बाद आप कोई प्रपोज़ल देते होंगे और उसके बाद वो आपको उसके ऊपर अपनी प्रपोज़ल देते होंगे, तो आप जो है उस प्रपोज़ल को कैसे देखते होंगे जब आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो कंसल्टेंट्स ही नहीं हैं। उसके बाद ये कहा इजाज़ुल हसन साहब ने कि जब आपके पास ये स्पेशल जो एक बोर्ड है इन्वेस्टमेंट का, आपके पास एक्सपर्टीज़ नहीं है तो फिर किसी और के पास ये कैसे हो सकती हैं। फिर उसके बाद मज़हर अली मीर साहब ने कहा कि जब आप ये काम नहीं करते तो फिर आपका काम क्या है। उन्होंने फिर ये भी कहा कि आपने कह दिया कि हमें देर से ये मिला है और आपने आसानी से कह दिया कि जी हम नहीं कर सकते, किसी प्राइवेट को कंसल्टेंट को भेजेंगे। तो इस पर इजाज़ुल हसन साहब ने कहा जी थैंक यू वेरी मच। और फिर उमर बंदियाल साहब ने सोहेल महमूद साहब एडिशनल अटारनी जनरल साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि सोहेल महमूद साहब फिर हम आपकी तरफ से ना ही समझें। सोहेल महमूद साहब ने कहा कि जी मैं टूरिज़म वालों को भी भेज देता हूँ, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। और उसके बाद ये है कि इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि हमने सेकंड ओपिनियन के लिए भेजा था बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को, हम ट्रस्टी हैं, हम सोच समझ कर फैसला करेंगे, सोच समझ कर हम इजाज़त देंगे। और इसके बाद उन्होंने कहा कि उमर बंदियाल साहब ने कि हम बहुत एहतियात से इस मामले को देख रहे हैं, हम क्योंकि माहिर नहीं हैं, हमने माहिरीन की राय लेनी है और हम माहिरीन की राय लेकर और उसके बाद हम मंजूरी देंगे, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि शफाफियत होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरह की कोई मतलब बेईमानी नहीं होनी चाहिए, कोई दो नंबरी नहीं होनी चाहिए, कोई करप्शन नहीं होनी चाहिए और मुल्क के ख़जाने को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद यह है कि उन्होंने कहा कि जो भी फाइनल इजाज़त है वो सुप्रीम कोर्ट देगी और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से ये लीज़ दी जाएगी। और उन्होंने ये कहा चेयरमैन साहब आप ये क्या कर रहे हैं, जल्दी से इस काम को करें। फिर उन्होंने चेयरमैन जो रेलवे थे उन्होंने कहा जी हम ने 6-7 माह से इसके ऊपर मीटिंग्स कर रहे हैं, हर दूसरे हफ्ते मीटिंग करते हैं। और इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि हम आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन कोई दो नंबरी नहीं होनी चाहिए, इसमें शफाफियत होनी चाहिए, सियासी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, अगर कोई मसला हो तो आप हमें बताएं। इस पर चेयरमैन रेलवे ने कहा कि हमें आपकी वजह से बहुत सपोर्ट है, कोई सियासी मुदाखलत नहीं है, कोई कोशिश नहीं कर रहा हम इन्फ्लुएंस करने की। उसके बाद इजाज़ुल हसन साहब ने कहा पूछा कि आप ये बताएं कि क्या मैनेजमेंट के जो अकाउंट्स हैं वो बन गए हैं। उस पर उन्होंने कहा जी अभी तक अकाउंट्स नहीं बने क्योंकि जो शेख रमज़ान है जो पुरानी मैनेजमेंट है MPHL वो सपोर्ट नहीं कर रहे। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा वो आपसे क्यों सपोर्ट करेंगे, उनसे तो हमने ये जगह वापस ली है, वो तो मिले हुए थे, वो तो दो नंबरी कर रहे थे, वो क्यों आपके साथ तामुन करेंगे। बताया गया कि वो सिर्फ 2 बार आए हैं, उसके बाद नहीं आए। तो अब ये कहा गया कि आप उनको 2-3 नोटिस दें, अगर वो नहीं आते आप एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट करें और उसके पैसे भी उन्हीं से लिए जाएंगे। इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि हमें ये बताएं कि हम 40 साल से, हम 3 जो जज यहाँ पर बैठे हैं, हम 40 साल से यही काम कर रहे हैं, हमें ये बात पता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर आएगा सबसे पहले वो आपके अकाउंट्स देखेगा। दुनिया भर में कोई भी आएगा पहले आपके अकाउंट्स देखेगा। जब आपके अकाउंट्स ही नहीं होंगे तो कैसे कोई इसमें ये लीज़ पर लेगा। तो आप कोई ज़ोर पकड़ें, आप तेज़ी दिखाएं और आप जो है आपके वज़ीर जो हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने तो हमें आगे कहा था कि लोग हमारे दरवाजे तोड़े हैं इन्वेस्टर जो हैं, और आपकी स्पीड जो है वो इससे तेज़ होनी चाहिए। जब आपके अकाउंट्स ही नहीं है तो फिर इसके बाद आप इश्तिहारात दें भी सही तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। और इजाज़ुल हसन साहब ने कहा कि ये तो उसी तरह से है कि जब आप किसी कार के बेचने का इश्तिहार दें और कार ख़रीदने के लिए कोई आए और वो कहे कि पहले तो जी मुझे मलकियत के कागजात दिखाएं, तो आपके पास मलकियत के कागजात ही ना हो। जब वो ये कहे कि मैं गाड़ी चला कर देखना चाहता हूँ तो पता चले कि वो तो ईंटों पर खड़ी हुई है, उसके तो ये टायर ही नहीं है। उन्होंने कहा जब भी कोई इन्वेस्टर आएगा सबसे पहले आकर वो अकाउंट्स देखेगा आपके अगर अकाउंट्स ही
मेंटेन नहीं है, आपके अकाउंट्स ही नहीं है, तो फिर क्या होगा। तो अब ये कहा गया कि 1 माह के अंदर अंदर आप अकाउंट्स जो हैं वो मैनेजमेंट अकाउंट्स जो हैं वो बनाएं, उनको आप जो है वो उन अकाउंट्स को अप टू डेट करें। और उसके बाद ये है कि आप अगर पुरानी मैनेजमेंट नहीं आती तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट करें और अदालत को भी इस बारे में बताएं। और फिर अदालत ने यह भी पूछा कि क्लब ने 50 मिलियन कर्जा लिया हुकूमत से, क्यों लिया है। फिर बताया गया कि और उमर अब्दुल साहब ने कहा कि 45 मिलियन आप खुद कह रहे हैं कि आपकी इनकम है और 50 मिलियन आपने हुकूमत से कर्जा ले लिया, क्यों लिया है। फिर बताया गया कुछ के वो बैकअप के लिए और कुछ हमने पैसे वापस करने थे जिनकी बुकिंग थी उनको, और ये सारी चीज़ बताई गई है। लेकिन अदालत ने यही कहा है कि अगर आपके पास ये पैसे आपने खर्च नहीं किए और आपकी अपनी इतनी कमाई है तो आप हुकूमत को जो है ये पैसे वापस करें, जितने आपको बैकअप के लिए चाहिए वो आप ज़रूर रखें और बाकी पैसे आप हुकूमत को जो आपने पैसे लिए हैं वो वापस करें। ये तफसीलात थी। अब जब नेक्स्ट इस हेयरिंग की समाअत हो, जब इस केस की हेयरिंग होगी तो मैं आपको बताऊंगा और साथ ही इस केस का बैकग्राउंड मुकम्मल किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।